श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जितने भी स्टूडेंट्स बीए थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो के अंतर्गत आपको सोशलॉजी यानी कि समाजशास्त्र से संबंधित जो आपका पेपर नंबर 2 होता है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कराएंगे। वैसे हम इससे पहले ऑलरेडी 1 से लेकर 3 पार्ट तक कंप्लीट करा चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो जल्दी से चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और उन सभी पार्ट्स को देख लीजिए। तो आज समाजशास्त्र पेपर नंबर 2 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का पार्ट नंबर 4 है। तो चलिए बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं। यदि आपको हमारी वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल लग रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। अनुसूची के दोषों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो अनुसूची के दोषों का संक्षेप में वर्णन करते हैं। अनुसूची के दोष निम्नलिखित हैं। कौन कौन से दोष हैं आइए जानते हैं। तो पहला दोष है सीमित क्षेत्र का अध्ययन। अनुसूची द्वारा सीमित क्षेत्र का ही अध्ययन संभव होता है। इसमें अनुसंधानकर्ता को क्षेत्र में स्वयं ही जोड़ना होता है। नेक्स्ट है हमारा अधिक समय एवं धन। अनुसूची के द्वारा प्रत्येक सूचनादाता से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करना पड़ता है। इसमें समय एवं धन अधिक खर्च होता है। नंबर 3 सार्वभौमिक प्रश्न की समस्या। अनुसूची का निर्माण करते समय सार्वभौमिक प्रश्नों को चुनना बहुत कठिन है। ऐसे प्रश्न निर्मित करने में कठिनाई होती है जिनका अर्थ सभी उत्तरदाता एक समान लगाएं। वहीं नंबर 4 पर है पक्षपात की संभावना। अनुसूची में सूचनादाता के पास अनुसंधानकर्ता उपस्थित रहता है। उसके विचारों से अनेक बार सूचनादाता प्रभावित हो जाता है और अध्ययन में पक्षपात की संभावना रहती है। नंबर 5 है संपर्क की समस्या। अनुसूची भरते समय स्थान स्थान पर व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करना पड़ता है। इसमें सूचनादाता के घट का पता लगाना कठिन हो जाता है। वहीं हम क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में तथ्य संकलन के प्राथमिक स्रोतों की चर्चा कीजिए। तो तथ्य संकलन के प्राथमिक स्रोतों की चर्चा करने बैठे तो आइए जान लेते हैं। यह क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी आ सकता है। तथ्य संकलन के प्राथमिक स्रोतों का वर्णन कीजिए। इसके अंतर्गत उन स्रोतों का सम्मिलित किया जाता है जिनका प्रयोग कर अध्ययनकर्ता स्वयं व्यक्तिगत रूप से सूचनाएं संकलित करता है। पीवी यंग के अनुसार प्राथमिक तथ्यों के प्रत्यक्ष स्रोत निम्नलिखित हैं। नंबर 1 निरीक्षण। प्राथमिक तथ्य एकत्र करने का यह एक महत्वपूर्ण तरीका है। अध्ययनकर्ता अपनी ज्ञानेंद्रियों विशेष तौर पर नेत्रों का प्रयोग करके क्षेत्र की घटनाओं का निरीक्षण करता है। इसमें लोगों के रहन सहन, रीति रिवाज, प्रथाओं, संस्कारों, स्वास्थ्य, आवासीय दशाओं आदि का निरीक्षण करके सूचनाएं एकत्र की जाती हैं। वहीं नंबर 2 पर अनुसूची वह प्रपत्र है जिसमें जीवन के विभिन्न पक्षों पर प्रश्न होते हैं तथा जिनके आगे उत्तर देने के लिए रिक्त स्थान होता है। अनुसूची सूचनादाता से पूछकर स्वयं भर ली जाती है। यह पढ़े लिखे तथा बिना पढ़े लिखे दोनों पर लागू की जा सकती है। यदि अध्ययन क्षेत्र सीमित हो तो सामग्री एकत्र करने का यह एक उपयोगी उपकरण है। नंबर 3 साक्षात्कार। मौखिक वार्तालाप के द्वारा सूचनाएं तथा आंकड़े एकत्रित करना साक्षात्कार कहलाता है। व्यक्ति के जीवन की आंतरिक झांकी, उसके दृष्टिकोण, मनोवृत्तियों, भावों तथा भावनाओं का अध्ययन साक्षात्कार विधि से संपन्न होता है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। सांख्यिकी का प्रयोग सामाजिक अनुसंधान में किस प्रकार सहायक होता है? अथवा यह क्वेश्चन यह भी इस तरह से आ सकता है। सामाजिक अनुसंधान में सांख्यिकी की महत्व एवं उपयोग की विवेचना कीजिए। सामाजिक अनुसंधान में सांख्यिकी की उपयोगिता क्या है आइए जानते हैं। सामाजिक अनुसंधान में सांख्यिकी अनेक प्रकार से सहायक है। इसके महत्व एवं उपयोगिता को अग्र प्रकार से समझा जा सकता है। नंबर 1 जटिल तथ्यों को सरल बनाना। अनुसंधान के दौरान संकलित जानकारी अत्यंत जटिल तथा अव्यवस्थित होती है। सांख्यिकी इन जटिल जानकारियों को संक्षिप्त, वर्गीकृत, सुबोध एवं व्यवस्थित करती है जिससे सामाजिक घटनाओं तथा तथ्यों को सरलता से समझा जा सकता है। नंबर 2 व्यक्तिगत अनुभवों में वृद्धि। सांख्यिकी पद्धति अनुसंधानकर्ता के ज्ञान एवं अनुभव में वृद्धि करती है, अर्थात इसकी सहायता से वह अपनी योग्यता एवं विचारों में दृढ़ता लाता है। नंबर 3 तथ्यों का तुलनात्मक अध्ययन। सांख्यिकी तथ्यों के तुलनात्मक अध्ययन में अत्यंत उपयोगी है। नंबर 4 तथ्यों को संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत करना। सांख्यिकी ऐसे गुणात्मक तथ्यों को भी अप्रत्यक्ष रूप से संख्यात्मक रूप में प्रकट करती है जो संख्यात्मक रूप में व्यक्त नहीं किए जा सकते हैं,
सांख्यिकी निष्कर्ष निकाले जा सकें। नंबर 5, भविष्य के लिए पूर्वानुमान। सांख्यिकी के द्वारा पूर्वानुमान भी लगाए जाते हैं। इसमें वर्तमान तथ्यों का विश्लेषण करके प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर भविष्य के लिए अनुमान लगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में पढ़ते हैं, सामाजिक सर्वेक्षण से आप क्या समझते हैं? तो सामाजिक सर्वेक्षण क्या होता है, आइए जान लेते हैं। अपने वास्तविक अर्थ में सामाजिक सर्वेक्षण को एक वैज्ञानिक पद्धति या प्रणाली के रूप में देखा जा सकता है, जिसके द्वारा न केवल वास्तविक सामाजिक घटनाओं, स्थितियों एवं समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, बल्कि समाज सुधार व समाज कल्याण के उद्देश्य को सामने रखते हुए सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास किया जाता है और आर्थिक सामाजिक समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से निर्माण कर उन्हें क्रियान्वित रूप देने के लिए आवश्यक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। सामाजिक सर्वेक्षण को एक वैज्ञानिक पद्धति या प्रणाली इसलिए कहते हैं कि इसके अंतर्गत अध्ययन कार्य किसी मनमाने ढंग से न होकर वैज्ञानिक विधि से होता है। चूंकि सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत सर्वेक्षणकर्ता घर बैठे ख्याली पुलाव के रूप में सामाजिक घटनाओं का अध्ययन नहीं करता, बल्कि उसे स्वयं उनका निरीक्षण, परीक्षण एवं साक्षात्कार करना पड़ता है। अतः वह जो अध्ययन वस्तु चुनता है वह किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित होता है। सामाजिक सर्वेक्षण का संबंध प्राय किसी विशिष्ट सामाजिक घटना, व्यवस्था या समस्या से होता है, न कि सभी स्थितियों एवं समस्याओं से। उपर्युक्त विवेचना के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण का अभिप्राय निरीक्षण की उस पद्धति से है जिसमें संपूर्ण समुदाय या सामाजिक जीवन के किसी विशेष पक्ष, विषय, व्यवस्था, घटना या समस्या के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक ढंग से तथ्यों का संकलन, विशेष विश्लेषण एवं निष्कर्षीकरण किया जा सकता है। वही क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिक सर्वेक्षण को परिभाषित कीजिए। तो सामाजिक सर्वेक्षण क्या होता है, आइए जान लेते हैं। तो यहाँ बोगार्ट्स ने परिभाषा दी है, बहुत सारी परिभाषाएं हैं, उनके बारे में जानते हैं किस किस ने क्या परिभाषाएं दी हैं। तो बोगार्ट्स ने कहा है, सामाजिक सर्वेक्षण मोटे तौर पर किसी क्षेत्र विशेष के लोगों के रहन सहन तथा कार्य करने की दशाओं से संबंधित तथ्यों का संकलन है। नंबर 2, वेल्स ने कहा है, सामाजिक सर्वेक्षण सामान्य रूप से किसी विशिष्ट क्षेत्र में रहने वाले मानव समूह की सामाजिक संस्थाओं एवं क्रियाकलापों के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। नंबर 3, वर्गेस ने कहा है, एक समुदाय का सर्वेक्षण सामाजिक विकास की एक रचनात्मक परियोजना प्रस्तुत करने के उद्देश्य से किया गया उस समुदाय की दशाओं एवं आवश्यकताओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। नंबर 4, केलोग ने कहा है, सामाजिक सर्वेक्षण सामान्यतः सहकारी प्रयास माने गए हैं जो कि जनमत उत्पन्न करने वाली सामाजिक समस्याओं के अध्ययन तथा उसके निवारण हेतु वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक तथ्यों में अंतर बताइए। तो प्राथमिक और द्वितीयक तथ्य क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, जान लेते हैं। तथ्य संकलन के प्राथमिक एवं द्वितीय स्रोतों के में अंतर स्पष्ट कीजिए। यह क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है। तो यहाँ हम तथ्य संकलन के प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों में अंतर को निम्न प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं, एक साइड हमने प्राथमिक स्रोत को रखा है और एक साइड हमने द्वितीयक स्रोत को रखा है। तो यहाँ हम प्राथमिक स्रोत का पहला पॉइंट पढ़ते हैं। प्राथमिक स्रोतों को क्षेत्रीय स्रोत भी कहा जाता है, जबकि द्वितीय स्रोत को प्रलेखीय स्रोत भी कहा जाता है। इसी में प्राथमिक स्रोत के बारे में पढ़े। इसमें अध्ययनकर्ता स्वयं क्षेत्र में जाता है तथा सूचना एकत्रित करता है, जबकि इसमें अध्ययनकर्ता प्रलेखीय स्रोतों, प्रकाशित अथवा अप्रकाशित रूप से तथ्यों को संकलित कर सकता है। नंबर 3, इन स्रोतों से प्राप्त सूचनाएं अनुसंधानकर्ता स्वयं एकत्रित करता है, इसलिए ये अधिक विश्वसनीय होते हैं, जबकि द्वितीयक स्रोत में अनुसंधानकर्ता प्रलेखीय स्रोतों से सामग्री एकत्रित करते हैं, इसलिए ये अपेक्षाकृत कम विश्वसनीय होती है। वही नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इस प्रकार से प्राप्त सूचनाओं तथा घटनाओं की जांच हो सकती है, जबकि इसमें सेकेंडरी में इनमें ऐसा संभव नहीं हो पाता। यहाँ प्राथमिक की बात करें, इसमें अनुसंधानकर्ता और सूचनादाता के मध्य आमने सामने का संपर्क रहता है, अतः सूचनादाता के मनोवैज्ञानिक अध्ययन की संभावना रहती है, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। जबकि नंबर 6 पॉइंट पढ़ें, प्राथमिक स्रोतों से सामग्री प्राप्त करने में धन तथा समय की अधिक आवश्यकता होती है, जबकि 6 पॉइंट में इसके अंतर्गत जो या आपका सेकेंडरी है, इसमें धन तथा समय की अपेक्षाकृत कम आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 37 को देख लेते हैं। यहाँ 37 में दिया है, साक्षात्कार विधि को परिभाषित कीजिए।
तो साक्षात्कार का अर्थ क्या होता है, परिभाषाएं क्या होती हैं, वह सब कुछ हम जानने वाले हैं। तो साक्षात्कार का अर्थ एवं परिभाषाएं। गुटे एवं हॉट के शब्दों में, गुटे और हॉट ने कहा है साक्षात्कार मौलिक रूप से एक सामाजिक अंतःक्रिया की प्रक्रिया है। हेंडर तथा लिंडमैन ने कहा है साक्षात्कार के अंतर्गत दो व्यक्तियों अथवा अधिक व्यक्तियों के मध्य संवाद अथवा मौलिक उत्तर प्रत्युत्तर होते हैं। जे.जी. डार्ले ने कहा है साक्षात्कार एक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है। इसी प्रकार साक्षात्कार की परिभाषा देते हुए पी.एम. पॉमर ने कहा है, तो यहाँ हम पी.एम. पॉमर के बारे में भी जान लेते हैं। इन्होंने क्या कहा है कि साक्षात्कार दो व्यक्तियों में एक सामाजिक स्थिति का निर्माण करता है जिसमें निहित मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के लिए यह आवश्यक है कि दोनों व्यक्ति परस्पर उत्तर प्रत्युत्तर करें। यद्यपि साक्षात्कार के सामाजिक अनुसंधात्मक उद्देश्य से संबंधित दोनों में बहुत भिन्न उत्तर प्रत्युत्तर प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे सिन पाओ यांग ने भी अपनी परिभाषा लिखी है। साक्षात्कार क्षेत्रीय कार्य की एक ऐसी पद्धति है जो कि एक व्यक्ति या व्यक्तियों के व्यवहार की निगरानी करने, कथनों को अंकित करने और सामाजिक या सामूहिक अंतःक्रिया के वास्तविक परिणामों का निरीक्षण करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इन परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि साक्षात्कार पद्धति सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी करने हेतु प्रयोग की जाती है तथा साक्षात्कार को एक क्रमबद्ध विधि माना जा सकता है। यह इंटरव्यू के बारे में बात चल रही है कि इंटरव्यू किन के बीच होता है, किस तरह से होता है, वहीं जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आंतरिक जीवन में अधिक अथवा कम काल्पनिकता से प्रवेश करता है जो उसके लिए सामान्य अथवा तुलनात्मक रूप में अपरिचित होते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर होती है कि साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू जो होता है, एक इंटरव्यू देने वाला होता है, एक इंटरव्यू लेने वाला होता है। तो इंटरव्यूअर जो होता है वह दूसरे के विचारों को समझता है कि आखिरकार उसके अंदर क्या स्किल्स हैं और किस तरह का वह व्यक्ति है। इसी को हम साक्षात्कार बोल देते हैं। यानी कि दो व्यक्तियों के बीच में जो वार्तालाप होती हैं वही एक इंटरव्यू होता है। यह नहीं है कि ऑफिस में ही ये ज़रूरी हो, ऑफिस में ही आपका इंटरव्यू हो। अगर आप कहीं भी वार्तालाप कर रहे हैं तो वह आपका एक इंटरव्यू के तौर पर माना जा सकता है। तो चलिए वहीं आगे देखते हैं, बात करते हैं। अंतर्वस्तु विश्लेषण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो अंतर्वस्तु विश्लेषण क्या होता है? अंतर्वस्तु विश्लेषण का अर्थ और परिभाषाओं के बारे में जान लेते हैं। अंतर्वस्तु विश्लेषण का अर्थ एवं परिभाषा। अंतर्वस्तु विश्लेषण संचार की प्रत्यक्ष सामग्री के विश्लेषण से संबंधित अनुसंधान की एक प्रविधि है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो संचार माध्यम द्वारा जो कहा जाता है उसका विश्लेषण इस प्रविधि द्वारा किया जाता है। अंतर्वस्तु विश्लेषण को विषय विश्लेषण अथवा सामग्री विश्लेषण पद्धति भी कहा जाता है। अंतर्वस्तु विश्लेषण की परिभाषा कुछ प्रमुख विद्वानों ने इस प्रकार दी है। नंबर 1, फेस्टिंजर तथा डेनियल के शब्दों में। तो फेस्टिंजर और डेनियल ने क्या कहा है? अंतर्वस्तु विश्लेषण संचार से स्पष्ट विषय की वैश्विक, व्यवस्थित तथा गुणात्मक व्याख्या करने की अनुसंधान प्रणाली है। नंबर 2, बेरेलसन ने कहा है अंतर्वस्तु विश्लेषण अनुसंधान की एक पद्धति है जिसके अंतर्गत प्रत्यक्ष संचार की अंतर्वस्तु का उद्देश्यात्मक, क्रमबद्ध और गुणात्मक विवरण प्रस्तुत करते हैं। कैप्लॉन ने कहा है अंतर्वस्तु पद्धति एक दी हुई वार्ता के अर्थों की एक व्यवस्थित और मात्रात्मक रूप में व्याख्या करती है। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि अंतर्वस्तु विश्लेषण संचार की प्रत्यक्ष सामग्री के विश्लेषण एवं वर्गीकरण से संबंधित प्रविधि है। वही हम क्वेश्चन नंबर 39 को देख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है संकेतन क्या है। तो संकेतन क्या होता है, किस तरह का होता है, आइए जान लेते हैं। तथ्यों का वर्गीकरण करने के पश्चात संख्यात्मक विवेचना हेतु उत्तरों का संकेतन करना होता है। इसका अभिप्राय है विस्तृत उत्तरों को संकेतों की सहायता से व्यक्त करना। अनुसंधानकर्ता द्वारा सूचना संपादन के दौरान संकेतन का कार्य किया जाता है। संकेतन एक अंक के रूप में भी हो सकता है अथवा किसी एक या अधिक अक्षर के रूप में भी हो सकता है। विभिन्न विद्वानों द्वारा संकेतन की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। नंबर 1, पी.वी. यंग के अनुसार तथ्यों को प्रस्तुत करने के लिए संकेतीकरण में वर्गों या श्रेणियों का निर्माण किया जाता है और इनको संकेत प्रदान किया जाता है। नंबर 2 पर बात करें गोडे तथा हॉट के अनुसार संकेतीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा तथ्यों को वर्गों में संगठित किया जाता है और प्रत्येक मद को जो जिस वर्ग में आता है एक संख्या या संकेत प्रदान किया जाता है। इस प्रकार संकेतों को गिनकर हम बता सकते हैं कि किसी दिए हुए वर्ग में मदों की संख्या कितनी है, परंतु आधारभूत प्रक्रिया वर्गीकरण की है। वहीं हम इस पार्ट का क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट में दिया हुआ है
आनुभाविक शोध क्या होता है। लेकिन आनुभाविक शोध क्या होता है इसके बारे में जानने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आपको हमारी वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल लग रही हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना, जिससे कि हम आपके पास जितने भी वीडियोज़ भेजें उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप तुरंत ही वीडियो को देख पाएँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को देख लेते हैं। यदि आप इस वीडियो की PDF भी पाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आनुभाविक शोध क्या होता है जानते हैं। यह शोध अनुभववाद पर आधारित होता है। इसमें ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र साधन अनुभव माना जाता है। जन्म के समय बालक का मस्तिष्क शून्य या कोरे कागज के समान होता है। अनुभवों के द्वारा ही उसमें कुछ अंकित किया जाता है। जिसमें बुद्धि का कोई स्थान नहीं होता है, जिसका हमें अनुभव नहीं होता है, उसका कोई अस्तित्व भी नहीं होता है और वही सत्य होता है। वास्तव में किसी पदार्थ का अस्तित्व अनुभव से ही संभव होता है। तो इस तरह से हमने टॉप 40 क्वेश्चंस को देख लिया है, जो कि पार्ट नंबर 4 तक हमने कवर करा दिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में फिर से हम इसी तरह के क्वेश्चंस को लाएंगे जो कि यहाँ दिए हुए हैं और आप अपनी बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।